सकते हैं या बिल्कुल नए से स्टार्टिंग करनी एनसीटीई से? नई जानकारी रखते हैं। चलिए सबसे पहले बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम लिखें, कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है फुल फॉर्म जिसको हम कहते हैं पूरा नाम। तो एन से नेशनल, पूरा नाम आप लिखेंगे नेशनल काउंसिल फॉर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि अध्यापकों की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाया गया है। हिंदी में इसका नाम क्या बताएंगे आप? हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्या नाम लिखेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि एनसीटी क्या है, तो आप देख लीजिए यहां पर एक लाइन आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, केवल और केवल अध्यापक शिक्षा। क्या? अध्यापक शिक्षा। टीचर एजुकेशन के लिए विशेष तौर पे अध्यापकों की शिक्षा के लिए जितने भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, अध्यापकों की शिक्षा के लिए जितने भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, अध्यापकों को क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, कौन कौन से स्किल के विषय में उनको बताया जाना है, कैसे उनको स्किल के यूज को लेकर ट्रेंड करना है, उनकी परीक्षाएं कैसी होनी, असेसमेंट कैसे किया जाना है, उनकी पाठ्यक्रम का ड्यूरेशन क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर के जो नॉर्म्स बनाना, उनको अप्लाई करना, उनके रिजल्ट को चेक करना, इन सारी चीजों के लिए जो एक संस्था काम करती है ना, वो क्या है? एनसीटीई है। मैंने कहा आप एक लाइन में एक शब्द में कहना चाहें तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, क्या अंडरलाइन कर दिया है? अध्यापक शिक्षा। यानी कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य कौन करता है? वो सभी कार्य आपकी एनसीटीई करती है। गाइडलाइन प्रोवाइड करना अध्यापकों के लिए, अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना, कौन अध्यापक बन सकता है, किस लेवल पे बन सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने के विषय में कभी आपने सोचा होगा तो वहां पे एक विवाद चल रहा होगा, शायद अगर आपने नहीं तो भाई बहन ने या किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ होगा, किसी ने डीएलएड किया होगा, किसी ने बीएड किया होगा। पहले ये था कि प्राइमरी में टीचर कौन बनेगा? जिन्होंने डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बाद में एनसीटी ने एक आदेश, एक फरमान जारी किया कि ऐसा नहीं है, अब जो बीएड डिग्री धारक है ना वो भी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। ठीक, मामला क्या हो गया? दोनों के बीच विवाद हो गया, मामला चला गया कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अब जजमेंट देंगे, तब जजमेंट देंगे। अब कह रहा है कि 20 जुलाई की डेट थी, अब उसने कहा कि हम 15 अगस्त तक या अगस्त के दूसरे सप्ताह में जजमेंट देंगे। जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब इससे है कि किसी भी लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसको कौन सेट करता है? इसको सेट करता है एनसीटीई। कौन सेट करता है? एनसीटी। किसी भी टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम लाइक डीएलएड हो, एनटीटी हो, बीएड हो, एमएड हो, इन सभी में आपको क्या पढ़ाया जाना है? व्हाट विल बी सिलेबस फॉर टीचर एजुकेशन? ये कौन डिसाइड करता है कि सिलेबस क्या होगा? ये डिसाइड करता है आपका एनसीटी। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य भी आपके लिए एनसीटी करता है। आपकी परीक्षा के मानक क्या होंगे, मानदंड क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। सामान्य शब्दों में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, तो आप बताएंगे कि अध्यापक शिक्षा के लिए जो संस्था कार्य करती है वो है एनसीटीई। क्या है? एनसीटीई है। ठीक है, अब पहला प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे कि एनसीटीई जो है इसकी स्थापना कब हुई? नोट कर लीजिएगा कि एनसीटीई की स्थापना हुई 17 अगस्त 1995 को। कब हुई? 17 अगस्त 1995 को। कब हुई इसकी स्थापना? 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई। कहां पर?
भारतीय संदर्भ में हम देखेंगे कि 17 अगस्त 1995 को इसकी भारतीय संदर्भ में स्थापना होती है। इसके जो कार्य हैं, इसके जो दायित्व हैं, इसके जो अपने मानदंड हैं, उनको पूरा करने के लिए एनसीटी की 4 क्षेत्रीय समितियां कार्य करती। कितनी? आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां कार्य करती हैं। कितनी? 4 क्षेत्रीय समितियां कार्य करती हैं। अब इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्षेत्रीय समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि एनसीटी जो है राष्ट्रीय स्तर का निकाय है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक संस्था ग्राउंड जीरो तक, जीरो लेवल तक पहुंच पाए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऑल ओवर इंडिया को कवर अप करने के लिए कि इसके जो नॉर्म्स हैं, इसके जो कार्य करने के तरीके हैं, इसके जो मानदंड हैं, वो संपूर्ण देश पर एक जैसे लागू हों, इसके लिए क्या किया इसने? अपने अपने अलग अलग जोनल हेड स्थापित किए हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाए, क्षेत्रीय समितियां, या हम कह लें कि क्षेत्रीय स्तर पर इसने ऑफिस बनाए हैं। इसकी कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो आप बताएंगे सर इसके कुल मिलाकर 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो आप क्या बताएंगे कि सर एनसीटी की कुल 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। क्या आप इन चारों क्षेत्रीय समितियों के विषय में पहले से जानते हैं? कुछ जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी क्षेत्रीय समितियां हैं, या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? तो आप कहेंगे सर हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हम जानते ही होते तो आपके पास क्यों आते, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। लेकिन सीखने और जानने तक ही खुद को सीमित मत रखिएगा। सीखने और जानने के बाद इसका क्या कीजिएगा? परीक्षा में बखूबी उपयोग भी कीजिएगा, क्योंकि तभी हमारा, आपका, हम दोनों का, हम सभी का प्रयास जो वो सार्थक हो पाएगा, है ना? हाँ, मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये बात तो मैंने खुद से ही कह दी कि आप जानते होते तो यहाँ ही क्यों आते, है ना? लेकिन मैंने आगे भी कहा कि आप जानिए, सीखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस जानने सीखने का क्या कीजिए? उपयोग भी कीजिएगा भैया परीक्षा में। उसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी कौन कहाँ किसी को सुनने आता है? जैसे आप जानते हैं कि जब टीचिंग, शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के कुल 3 ध्रुव होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, है ना? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो हम हैं, आप हैं, हम दोनों के बीच में ये पाठ्यक्रम है। ये जो हम पढ़ेंगे क्या है? ये पाठ्यक्रम है। नहीं तो ये पाठ्यक्रम नहीं होता तो फिर काहे हम आप इकट्ठा ही होते हैं? कहाँ आपके पास इतना समय होता है कि सबको 1 घंटा सुन पाते? कहाँ हमें इतना समय होता है कि हम आपको 1 घंटा सुना पाते? हम दोनों नहीं इकट्ठा हो पाते। हम दोनों तो इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या है? पाठ्यक्रम है। और जब तक पाठ्यक्रम नहीं पूरा हो रहा है तब तक हमारी आपकी अंतःक्रिया अनवरत चलती रहेगी। इस वजह से हम भी चाहते हैं कि हमारे आपके संबंध कम से कम परीक्षा तक तो बने ही रहे। परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड देंगे, सर आपने जो पढ़ाया था, आपके साथ जो सीखा था, वो इस प्रकार से काम आया, नहीं आया, क्या स्थिति रही, फिर वहां से संबंध की अलग दिशा होगी। लेकिन वहां तक तो कम से कम हम एक बेहतर संबंध में रहे ही, है ना? तो एनसीटी की जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं उनके विषय में आप नोट कर लीजिएगा कि एनसीटी की कितनी है? 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। एक हम क्या लिख लेंगे? एक दक्षिण भारत के विषय में बात करेगा तो आपको बेंगलोर बता दिया जाएगा, ठीक है? बेंगलोर हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर हो जाएगा, भोपाल और जयपुर। 4 क्षेत्रीय समितियां, इनको आप नोट कर लीजिएगा। 4 क्षेत्रीय समितियों को एक मैं लिख दे रहा हूं, भुवनेश्वर। इसको दक्षिण भारत के लिए जाना जाता है। बैंगलोर जो है ये लगभग ये भी पड़ेगा दक्षिण भारत में ही, लेकिन इसको पूर्वी के लिए लोग प्रयोग करते हैं। तो एक और लिख लेंगे आप, बैंगलोर लिख लेंगे, ठीक है ना? भुवनेश्वर, बैंगलोर, और एक आप क्या लिख लेंगे? जयपुर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? जयपुर। और अच्छा, या और पा में कोई अंतर नहीं है, अलग अलग बना देना ही। आप कहेंगे सर ऐसे लिख देते हैं आप कि हम समझ ही नहीं पाते कि या लिखा है कि पा लिखा है। तो एक आपका जयपुर हो गया और एक आपका क्या हो गया? एक आपका हो गया भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है? तो भुवनेश्वर कहाँ पड़ेगा? भुवनेश्वर पड़ेगा आपका उड़ीसा में पड़ेगा, उड़ीसा में ये है। बेंगलोर कहाँ पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा कर्नाटका में। और जयपुर तो आप जानते हैं राजस्थान पिंक सिटी के रूप में,
जयपुर राजस्थान। भोपाल कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा मामा के राज्य में, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में। तो एनसीटी कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो आप बताएंगे एनसीटी कुल कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4 क्षेत्रीय समितियां। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, बेंगलोर, जयपुर और भोपाल में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम आप देखते हैं कि एनसीटी की जो स्थापना की गई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे और बेसिकली ये कौन कौन से कार्य करता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डालिएगा एनसीटीई के उद्देश्य। क्या हेडिंग डालेंगे? एन सी टी ई के उद्देश्य। कॉपी में अपनी हेडिंग डालिएगा एनसीटीई के उद्देश्य। मैंने आपसे कई बार कहा कि मुझे एक बार आप नोट्स दिखाइएगा कि आपने क्या लिखा है, लेकिन आप लोगों ने कभी दिखाया नहीं। आप लोगों ने कभी दिखाना उचित समझा ही नहीं कि हाँ जयपुर वाली समिति कार्य करती है। बिल्कुल, आपने कभी दिखाया ही नहीं अपनी कॉपी। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी हैंड राइटिंग जो है कैसे होगी, सर देखेंगे क्या कहेंगे, इस वजह से शायद नहीं दिखाया हूं। चलिए चलिए इसके उद्देश्य देखते हैं, समय आने दीजिए। एनसीटीई लिखिएगा, एनसीटीई संपूर्ण देश में एनसीटी संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा का नियोजन व एनसीटी संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा का नियोजन व समन्वय सुनिश्चित करने हेतु स्थापित की गई। पहला उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीटीई की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य ये बताया गया कि ये क्या करेगी, अध्यापक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम है संपूर्ण देश में उनका नियोजन यानी कि प्लानिंग करेगी, उनकी प्लानिंग करेगी और प्लानिंग करने के बाद उनको समन्वित रूप से संपूर्ण देश में एक जैसे लागू करने का काम करेगी। जैसे देखिए आपने यूपी के अंदर बीएड किया हो, किसी अदर स्टेट में बीएड आपने किया, उसकी वैलिडिटी उतनी ही मानी जाती है जितना कि किसी एक सेंट्रल स्टेट में या फिर हम कह लें कि सेंटर लेवल पे आपने कोई इस प्रकार से प्रशिक्षण लिया हो या स्टेट लेवल पर, वैलिडिटी उसकी उतनी। क्यों? क्योंकि उनके जो नॉर्म्स बनाए गए हैं ना, उनके अंतर्गत जो सिलेबस बनाया गया वो सब एक ही संस्था ने बनाया है। चाहे आपने मध्य प्रदेश से आपने बीएड किया हो, या आपने राजस्थान से बीएड किया हो, या आपने यूपी से बीएड किया हो, या फिर आपने इग्नू से बीएड किया हो, आपने कहीं से भी बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, जितनी वैलिडिटी एक की है उतनी ही वैलिडिटी दूसरे की भी है। इस वजह से क्योंकि उनके लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया ना, वो किसके द्वारा? एनसीटीई के द्वारा किया गया। ये हम कहते हैं कि कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा बहुत सिलेबस अलग अलग प्रकार से रखती हैं, पर उनका उद्देश्य जो है ना, तो उनका उद्देश्य एक ही होता है। जैसे अगर एक इंस्टीट्यूशन या एक यूनिवर्सिटी चाहती है कि टीचर्स के अंदर कम से कम 5 से 6 बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग डेवलप कर दिया जाए, तो अगली वाली यूनिवर्सिटी भी यही चाहती है कि एक टीचर के अंदर जो है मिनिमम 5 से 6 बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग के डेवलप कर दिया जाए, जैसे कि प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल हो जाए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाए। ऐसे कौशलों को आधारभूत कौशल, बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग जिसको हम मानते हैं। हाँ,
अनुज जी, जितने भी अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम उन सभी का सिलेबस कौन डिसाइड करता है? ये आपका एनसीटी ही बताता है कि आपको हम एक टीचर में ये क्वालिटीज देखना चाहते हैं। तो ये बताते हैं कि हम एक टीचर में ये चीजें देखना चाहते हैं, इतने स्किल देखना चाहते हैं, इस प्रकार की चीजों को देखना चाहते हैं, और उसी को मानक मान करके अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो अपना सिलेबस चुनती है। कोई कहता है कि हम मान लीजिए इस साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाएंगे, कोई कहता है इस साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाएंगे, कोई कहता है इस फिलोसोफर को पढ़ाएंगे, कोई कहता है इस फिलोसोफर को पढ़ाएंगे। वो आप चुन सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर सभी का जो अंतिम उद्देश्य होता है ना, जैसे ये कहा जाए कि अंतिम उद्देश्य क्या है, तो आदर्शवाद हो जाए, महात्मा गांधी हो जाए, विवेकानंद हो जाए, जो भी है, इन सब का अंतिम उद्देश्य है कि अपने आप को जानना, या कहते ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर जाना सभी को एक ही जगह पे है। इस प्रकार से तो यूनिवर्सिटी के अपने सिलेबस हो सकते हैं, पर प्रत्येक यूनिवर्सिटी फाइनली जाकर के उसी एम को फुलफिल करने का प्रयास करती है जिसको कि एनसीटी ने क्या किया है, डिसाइड किया है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर अंजाम सभी का एक ही होने के विषय में काम करते हैं, क्योंकि एनसीटी ने पहले ही बता दिया कि हम टीचर के अंदर इतने सारे स्किल्स, इतनी सारी नॉलेज क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब उनके लिए जो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, कई बार टॉपिक को चुन लेती हैं, पर उन सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अंत में जाकर के इतनी स्किल, इतनी नॉलेज हमें एक टीचर के अंदर चाहिए होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर अगले उद्देश्य के विषय में बात करें तो आप लिखेंगे अध्यापक शिक्षा से संबंधित अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मामलों में सभी प्रकार के मामलों में जितने भी इश्यूज आएंगे, जितने भी मुद्दे आएंगे, सभी प्रकार के मामलों में मानक व मानदंड निर्धारित करना, इसके लिए भी इसका उद्देश्य बनाया गया एनसीटी का कि जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी पाठ्यक्रम होंगे, जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन सब के लिए मानक क्या होगा, मानदंड क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये सब डिसाइड करने का काम कौन करती है? एनसीटीई करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे एनसीटी के कार्य। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एनसीटीई के कार्य। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो पहले पेज पे मैंने आपको बताया कि एनसीटी का संबंध किससे है, एनसीटी है क्या, तो आप याद रखिएगा किसके लिए, बेसिकली अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करती है। यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, एनसीटीई के कार्य। चलिए पहला कार्य आप नोट करेंगे। एनसीटी के कार्य में पहला कार्य आप नोट करेंगे, अध्यापक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है, तो आप बताएंगे कि अध्यापक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित करने का काम है वो कौन करेगा, आपका एनसीटी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले, अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए
के लिए मानक व मानदंड निर्धारित करना। ये भी क्या है, आपके एनसीटी का कार्य है। हाँ, वो यूट्यूब पर सीटेट की क्लास रहते हैं। हाँ, वो क्लास लाइव ही होती है, जो रात्रि 9 बजे से क्लास चलती है वो भी लाइव क्लास ही होती है। कभी कभी थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, पर वो क्लास भी लाइव ही होती है रात्रि 9 बजे। यहाँ कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होता है, जो भी होता है सब लाइव ही होता है, बिल्कुल एकदम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, शिक्षा के विभिन्न संस्थानों एवं नियामक संस्थाओं को समय समय पर सलाह उपलब्ध कराना, ये भी एनसीटी के कार्य में आता है। क्या करती है कि जो भी संस्था के शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे मान ली कोई विश्वविद्यालय है या जो अन्य शिक्षण संस्थान है, इनका क्या कहता है, इनको सलाह उपलब्ध कर, कई बार केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार या यूजीसी जो है उसको भी यहाँ से सलाह मिलती है किस प्रकार से आप कार्यक्रमों को लागू करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान किसके दौरान, अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान समस्त पक्षों का सर्वेक्षण करना, ये हम पढ़ते हैं एनसीटी के कार्य के अंतर्गत। यानी कि जब टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही होगी, चाहे वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण हो अथवा सेवाकालीन प्रशिक्षण हो, कैसा भी प्रशिक्षण हो, सेवा पूर्व प्रशिक्षण का मतलब जैसे आप डीएलएड या बीएड करते हैं तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। ये करने के बाद आप टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने के बाद जब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, कई बार ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग कैंप लगता है, तो वो कहलाता है सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है ना, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और क्या कहलाएगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो आप किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में हैं, लेकिन उस प्रशिक्षण के दौरान आपके अलग अलग पक्षों का जो मूल्यांकन करने का कार्य है वो कौन करता है, वो आपके एनसीटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित व प्रसारित करना, ये कार्य कौन करता है, ये कार्य भी आपका एनसीटी करता है कि जो इसने सर्वेक्षण किया उस डाटा को, उस प्रकार के रिजल्ट को क्या करता है, पब्लिश करता है। और पब्लिश करने के बाद लोगों के बीच में, यानी कि अन्य अध्यापकों के बीच में वो क्या करता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। ठीक है,
इसके साथ साथ आप देखेंगे एनसीटी कार्य के विषय में बात किया जाए तो एनसीटी क्या करती है कि अध्यापकों के लिए और अन्य प्रकार के चलिए जो भी अध्यापक शिक्षा के नए शिक्षण संस्थान हैं उन्हें क्या करता है मान्यता देने से पहले उनके विषय में पूरी जांच परख कर लेता है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको क्या करता है मान्यता देने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को मान्यता प्रदान करना तथा उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश तय करना। आवश्यक दिशा निर्देश तय करना बिना एनसीटी के ऑथराइजेशन के इसकी मान्यता के बिना कोई भी टीचर ट्रेनिंग के जो कॉलेजेस हैं उनका संचालन नहीं हो सकता। जैसे आप बहुत सारे कॉलेज में देखेंगे कि डीएलएड और बीएड चल रहा होता है, तो डीएलएड और बीएड को संचालित करने वाले जितने भी महाविद्यालय आपको दिखेंगे उन सभी को यहां से क्या मिली होती है मान्यता मिली होती है। आप कभी जाकर देखेंगे तो उनको उनका जो ब्राउजर होता है उस पर लिखा होगा कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त। अब एनसीटीई इनको मान्यता कब देती है जब उसे ये लगता है कि जो भी उसके बेसिक नॉर्म्स है कि आपको टीचर ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए आपके पास इतने संसाधन इतनी व्यवस्थाएं इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। अगर उनके क्राइटेरिया को कोई भी कॉलेज पूरा कर पा रहा है तब भी उसको टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या संस्थान चलाने की मान्यता दी जाती। नहीं तो आप देखिए बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे जिनमें बीए एमए ऐसे कोर्सेज चलते हैं लेकिन डीएलएड और बीएड नहीं चलता। जहां चलता होगा वहां लिखा होगा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, दोनों प्रकार का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो उनकी मान्यता जो है और डीएलएड या बीएड कॉलेजेस की जो मान्यता है वो कौन जनरेट करता है कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे इस प्रकार की मान्यता को जारी करने का काम या मान्यता को प्रदान करने का काम भी कौन करता है आपका एनसीटीई ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अध्यापक प्रशिक्षण के समस्त संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करता है, ये आपका एनसीटीई करता है। समन्वय स्थापित करना। और लास्ट पॉइंट इसके कार्य के तौर पे आप लिख लेंगे प्रशिक्षण शुल्क, यानी कि किसी भी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क कितना लगेगा, फिर क्या होगा प्रशिक्षण शुल्क, छात्रवृत्ति एवं अनुबंधन, यानी कि जो विशेष परिस्थितियों में जो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है प्रशिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति एवं अनुबंधन के संदर्भ में निर्णय लेने का कार्य भी कौन करता है, ये आपका एनसीटीई करता है। ठीक है, तो मैंने आपको एनसीटी के विषय में जो भी आधारभूत जानकारियां थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी। आप ये याद रखिएगा कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। हिंदी मैंने इसकी लिखी कि नहीं लिखी, हिंदी भी मैंने आपकी लिख दी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। स्थापना कब की गई, 17 अगस्त 1995 को। हाँ, आप इसके अध्यक्ष के विषय में नोट कर लीजिएगा, एनसीटी के प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष के साथ साथ क्या लिख लेंगे, वर्तमान अध्यक्ष भी इसमें आप ऐड कर लेंगे। दो चीजें और आप नोट कर लीजिएगा कि एनसीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दोनों लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष के तौर पे आप इनका नाम लिख लीजिएगा, आपके व्योमेश बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष के तौर पे आप किसे लिख लेंगे, व्योमेश बनर्जी को आप लिख लेंगे, व्योमेश बनर्जी। और वर्तमान अध्यक्ष के तौर प्रोफेसर योगेश सिंह। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश बनर्जी, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर योगेश सिंह। ये एनसीटी की बेसिक जानकारी है कि इसका पूरा नाम क्या है। स्थापना कब हुई, 17 अगस्त 1995 को। किसके लिए कार्य करता है, तो अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करता है। किसके लिए, मैं यहां एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है, तो आप याद रखेंगे अध्यापकों की शिक्षा के लिए कार्य करता है। किसी भी स्तर के अध्यापक हो उनके लिए कार्य करेगा। ऐसे यहां लिख ले, सभी स्तर के, नहीं बाद में फिर आप भूल जाएंगे। सभी स्तर के अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करता है। और इसके बाद 4 क्षेत्रीय समितियों के विषय में